Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to study a chapter which is biotechnology and its application. So now let's start the chapter. Biotechnology deals with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biological using generally modified microbes, fungi, plant and animals. Its application include therapeutics, diagnosis, genetically modified crops for agriculture, process food, bio, biomedicine, waste treatment, energy production. तो इसके ये प्रोसेस तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो ये बायोटेक्नोलॉजी है वो किसी भी चीज़ों को, किसी भी फंगी बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को उनके यूज़ करने में हेल्पफुल होती है। तो इसमें आपके थेरापेटिक्स हो गए। ये थेरापेटिक्स क्या होते हैं? बेसिकली ये ड्रग्स होते हैं। डायग्नोसिस में हो गए, जैसे एलिजा हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ गए, प्रोसेस्ड फूड हो गए, बायो और मेडिटेशन हो गए, वेस्ट ट्रीटमेंट हो गए, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन हो गया। वेस्ट ट्रीटमेंट में आपके सीवेज ट्रीटमेंट हो जाते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एंड एनर्जी प्रोडक्शन हो गए। ये द मेन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। आगे देखते हैं। पहला क्या है? प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली एज अ प्योर प्योर एंजाइम। तो इस बेस्ट कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये लॉ एक्टिवेशन एनर्जी होते हैं। लॉ एक्टिवेशन एनर्जी होते हैं। नाउ सेकंड देखते हैं, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट एक्ट। ऑप्टिमल कंडीशन मीन्स ऑप्टिमल पीएच एंड फिजिकल टेम्परेचर जो होगा वो मेंटेन रहेगा। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होता है? सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन सारी चीज़ों में बायोटेक्नोलॉजी का बेसिकली यूज़ होता है। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर्स में देखते हैं। फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसके जीन को मॉडिफाई करके हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे सकते हैं। जैसे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हो गया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर हो गया। तो अब हम देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल। पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ करके इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो 1970 में आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाने वाले MS स्वामीनाथन थे। इसमें क्या होता है? सीड्स की हाई यील्डिंग करवाई जाती है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन और बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके जो यील्ड रहता है, मीन्स जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया जाता है। 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया जाता है उसके प्रोडक्ट्स को। इतना ज़्यादा ये ग्रीन रिवॉल्यूशन यूज़फुल हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुली इंक्रीज द प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन एंड मेनी फोल्ड्स बाय यूजिंग बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये अभी मैंने आपको बताया। फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग दीज मेथड। टू ओवरकम दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज यूज। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज होता है। प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी एंड एनिमल हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड एंड मैनिपुलेटेड आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसे हम GMO भी बोलते हैं। तो प्लांट, बैक्टीरिया या फंगाई या एनिमल जिसके भी जीन को अल्टर करके मैनिपुलेट किया जाता है उसी को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। GM प्लांट है मेनी एप्लीकेशंस। पहले क्या होगा? मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक फैक्टर्स। स्ट्रेसेस मीन्स कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो, बारिश ज़्यादा हो, वो उनके अंदर टॉलरेट करने की शक्ति आ जाती है। वो इतना उसको कैपेबल कर देते हैं। मोर मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। केमिकल पेस्टिसाइड्स के हार्मफुलनेस उन पे कम हो जाते हैं। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। मीन्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मीन्स हार्वेस्टिंग के बाद के जो लॉसेस होते थे उसको कम कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट, इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। विटामिन ए इनरिच राइस क्या होता है? गोल्डन राइस। इसका एग्जांपल क्या है? गोल्डन राइस।
गोल्डन राइस जो है वो विटामिन ए इनरिच राइस है। ये इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है इसकी इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली ये एक इस टाइप का राइस है जिसमें विटामिन B12 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है, विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन ए इनरिच्ड राइस है ये। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट प्लांट। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स used Bt toxin in produced by bacterium which is called Bacillus thuringiensis. Bt toxin gene have been cloned from the bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insect without the need of insecticides in effect created by biopesticide. Example में क्या है, Bt cotton, Bt corn, rice, tomato and soybean. ओके तो बेसिकली होता क्या है, ये जो बीटी टॉक्सिन होता है ये प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजिएनेसिस। तो ये जो बीटी टॉक्सिन होता है वो क्लोन करता है जीन को अपने बैक्टीरिया के अंदर और एक्सप्रेस करता है और प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। जो भी इंसेक्ट्स होते हैं अगर वो उससे बाइट करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे बीटी जो है उनके एग्जांपल्स हैं बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो एंड बीटी सोयाबीन। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो बीटी कॉटन्स को देखते हैं हम पहले। बैक्टीरिया Bacillus thuringiensis produce protein that kill certain insects like Lepidopterans, Coleopterans जिसे beetles कहते हैं, Dipterans, flies and mosquitoes। तो ये किल करते हैं इतने इंसेक्ट्स को जो Lepidopterans, Coleopterans और Dipterans हैं। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। Bacillus thuringiensis produces crystal that contain a toxic insecticidal protein। बेसिकली होता क्या है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया को जैसे ही कोई इंसेक्ट उसे खाता है वो उसके गट में जाके अल्कलाइन पीएच गट में जाके एक्टिव फॉर्म में हो जाता है और उसके अंदर उसके मिड गट के एपिथेलियम में छेद करने लगता है। क्रिएट पोर्स जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, लाइसिस भुखमरी हो जाती है और उसके अंदर उसको डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो ये होता है उसके साथ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके अब हम सेकंड देखते हैं। The gene from Bacillus thuringiensis has been incorporated into several crop plants like cotton, maize, rice, etc. The toxin is coded by a gene named CRY. The protein coded by the gene CRY-AIB. CRY second IB control the cotton bollworm. CRY-IAB कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो क्या होता है कि द जीन फ्रॉम बैसिलस थैरेंजिएनेसिस हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल प्लांट्स। बहुत सारे और भी अलग अलग प्लांट्स में ये बैसिलस थैरेंजिएनेसिस जीन डाले गए हैं। जैसे कि कॉटन हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, जिसको हम बीटी कॉटन, बीटी मेज, बीटी राइस भी बोलते हैं। तो टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड क्राई क्या होता है, बेसिकली उनके अंदर क्राई प्रोटीन डाल दिया जाता है। ये एक प्रोटीन कोडेड बाय जीन, जैसे कि अलग अलग सबका अलग अलग नाम रखा हुआ है। जैसे CRY-IAB ये और क्राई सेकेंड IAB ये कंट्रोल करता है कॉटन बोलवर्म को, और CRY-IAB जो होता है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। ये कई बार नीट एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसको याद रखिएगा, इसको लर्न कर दीजिए कि CRY-IAB और क्राई सेकेंड IAB ये कॉटन बोलवर्म को कंट्रोल करता है, CRY-IAB जो होता है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में। Nematodes like Miledogyn incognita infect the root of tobacco plant and causes a reduction in yield। मतलब एक नेमाटोड था जिसका नाम था मिलेडोगाइन इनकॉग्निटिया, वो टोबैको प्लांट के रूट में को इन्फेक्ट कर देता था, जिसकी वजह से जो तंबाकू का प्रोडक्शन था वो बहुत कम हो गया। रिडक्शन इन द यील्ड ऑफ टोबैको प्लांट। The infection of nematode can be prevented by the process of RNA interference। मीन्स इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे किया गया, RNA इंटरफेरेंस से। RNA इंटरफेरेंस क्या होता है, ये बेसिकली हम जीन साइलेंसिंग को बोलते हैं, इसे हम कहते हैं जीन साइलेंसिंग।
RNA इंटरफेरेंस इज ऑल्सो नोन एज जीन साइलेंसिंग। इसमें क्या होता है, RNI इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज सेलुलर डिफेंस बाय साइलेंसिंग द स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड्स टू प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। तो बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे लिख के बताती हूँ। TI प्लाज्मिड होता है, जैसे एक TI प्लाज्मिड होता है, TI प्लाज्मिड होता है, प्लस उसमें क्या होता है, उसके साथ नेमाटोड स्पेसिफिक जीन डाला जाता है। नेमाटोड स्पेसिफिक जीन रहता है। ओके, TI प्लाज्मिड, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन, इन दोनों को मिला के एक होस्ट प्लांट में डाला जाता है। जैसे ही ये होस्ट प्लांट में डाला जाएगा, ये सेंस और एंटी सेंस RNA प्रोड्यूस करेंगे, सेंस और एंटी सेंस RNA प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद ये जो एंटी सेंस और सेंस RNA रहेगा, ये डबल स्टैंडर्ड RNA प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद RNA इंटरफेरेंस बन जाता है। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली। यहाँ पे जो इतना लंबा लिखा हुआ है, इसका यही मतलब होता है। क्या होता है, TI प्लाज्मिड प्लस नेमाटोड स्पेसिफिक जीन को होस्ट प्लांट में डालेंगे, वो सेंस और एंटी सेंस प्रोड्यूस करेंगे, जिसके बाद डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाएगा और उससे RNA इंटरफेरेंस, जिसे हम जीन साइलेंसिंग बोलते हैं, वो हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम। द सोर्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA may be from the infection by viruses having genome or mobile genetic element that replicate RNA intermediate। मीन्स ये जो RNA इंटरमीडिएट है, ये जीन साइलेंसिंग का प्रोसेस है। उसमें जो सोर्स होता है डबल स्टैंडर्ड RNA का, मे बी द इन्फेक्शन ऑफ वायरस, जो कि RNA उनका RNA वायरसेस के जीनोम होते हैं या फिर मोबाइल जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनमें यही बताया गया है। नाउ नेमाटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। The parasite could not be survive into transgenic host expressing specific RNA इंटरफेरिंग RNA। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि नेमाटोड स्पेसिफिक जीन जो रहेगा, उसको होस्ट प्लांट में डालेंगे एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की मदद से। द पैरासाइट, जो पैरासाइट रहेगा, वो ज़्यादा देर तक उस ट्रांसजेनिक होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो RNA इंटरफेयर करता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बायो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में क्या इसके एप्लीकेशंस है, उसके बारे में हम जानेंगे। The rDNA technology process have made immense impact in the area of healthcare by the enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs। तो जो RNA टेक्नोलॉजी है, वो हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा अपना प्रोडक्शन दिया हुआ है, जैसे थेरापेटिक ड्रग्स बनाने में। एट प्रेजेंट about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use in the world। मीन्स अभी तक पूरे वर्ल्ड में 30 थेरापेटिक्स अप्रूव किए गए हैं ह्यूमन यूज़ के लिए। इन इंडिया 12 ऑफ देम आर प्रेजेंटली बीन मार्केटेड। लेकिन इंडिया में अभी 12 ऐसे हैं जो मार्केटेड किए जा रहे हैं। मैं आपको उन 12 के नाम बताती हूँ, आप याद रखो। वैसे NCERT में सारे 12 के नाम नहीं है, बट आप याद रख सकते हो। तो पहला क्या है, कैल्सिटोनिन है, दूसरा ग्रोथ हार्मोन है, तीसरा इंसुलिन है, चौथा गोनाडोट्रोपिन है, पांचवा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में है, छठवा टिश्यू प्लाज्मिड है, सातवां प्लेटियोलिट्स है डिराइव फ्रॉम द ग्रोथ फैक्टर, छठवा और 7th इंटरफेरॉन है, और 8th जो है वो वैक्सीन है, 10th इंटरलिक्यून है, एरिथ्रोपेसेंट है। तो ये कुछ 12 थेरापेटिक ड्रग्स हैं जो इंडिया में अप्रूव किए गए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, adult onset diabetes can be controlled by taking insulin at रेगुलर इंटरवल। तो मीन्स डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उसको बिना इंसुलिन के फूड कांट बी डाइजेस्ट इन हिज बॉडी। तो आगे देखते हैं, द मेन
सोर्स ऑफ इंसुलिन वॉज आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम एनिमल। पहले क्या होता था, इंसुलिन को एनिमल से लिया जाता था, इंसुलिन को एनिमल से आइसोलेट किया जाता था। नाउ अ डे इंसुलिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरियम यूजिंग टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन उस टाइम पे जब एनिमल से लिया जाता था तो मतलब हम बहुत कम मात्रा में इंसुलिन को इकट्ठा कर पाते थे, लेकिन अब हम बैक्टीरिया से इंसुलिन ले रहे हैं और बैक्टीरिया को क्लोनिंग करवा के एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन को इकट्ठा करवा पा रहे हैं, और ये सब बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ही हुआ है। तो आगे हम देखते हैं कैसे हुआ। इंसुलिन वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज और स्लॉटर्ड कैटल, पिग, बट इंसुलिन फ्रॉम दिस सोर्सेज डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। मीन्स पहले जो होता था वो इंसुलिन हम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल से या फिर पिग, सुअर, इनके स्लॉटर्ड पैनक्रियास से, स्लॉटर्ड कैटल या पिग के पैनक्रियास से लेते थे इंसुलिन। लेकिन ये जो इंसुलिन रहता था ये बहुत सारे लोगों को एलर्जी कॉज करने लगा, रिएक्शन करने लगा, जिसकी वजह से ये सबको सुटेबल नहीं था। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्ट करता है, पहला है चेन ए, दूसरा चेन बी, दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिजेस से लिंक किए हुए रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखोगे कि ये जो ग्रीन वाली चेन है इसको हम चेन ए मान लेंगे, और ये ब्लू वाली है इसको हम बी बोल सकते हैं, और ये ऊपर वाली है इसको सी बोलेंगे। ठीक है, 3 चेन है जिसमें 2 ही चेन काम की होती हैं, और सी वाली को हम इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि ये कोई काम की नहीं होती है। आगे देखते हैं पता चल जाएगा। ये एक्स्ट्रा स्ट्रेच चेन होती है जिसको हम सी पेप्टाइड चेन बोलते हैं, सी पेप्टाइड चेन। इसको बाद में हटा सकते हैं ना। आगे देखते हैं हम कैसे है। इन ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। इंसुलिन को प्रो हार्मोन कहते हैं विच कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड। अब ऊपर देखे थे हमने कि सी पेप्टाइड भी होता है विच इज एब्सेंट इन मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होती है, 2 ही होती है, उसको हटा दिया जाता है बाद में। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग RDNA टेक्निक वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू मैच्योर फॉर्म। तो ये जो मेन चैलेंज है इंसुलिन इकट्ठा करने का RDNA टेक्निक की वजह से, वो मैच्योर फॉर्म में हमें इंसुलिन चाहिए होता है उसमें। एन अमेरिकन कंपनी जिसका नाम क्या है, एली लिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है नीट एग्जाम में, आप इसको मार्क कर लीजिए। एली लिली इन 1983 prepared 2 DNA sequence corresponding to A and B chain of human insulin and introduced into plasmid of E. coli to produce insulin chain. Chain A and chain B were produced separately, extracted and combined, creating disulfide bond to the human insulin. तो होता क्या है, एक अमेरिकन कंपनी एली लिली होती है, 1983 में वो DNA इंसुलिन बनाने वाली रहती है, DNA सीक्वेंस करेस्पॉन्डिंग टू A एंड B चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। वो 2 चैन बनाती है, A चेन और B चेन, और उसको ई कोलाई में डाल के ई कोलाई की हेल्प से वो इस चेन को करेस्पॉन्डिंग करके मिला के बना लेती है, और उसके बाद अलग अलग वो क्या करती है, A चेन और B चेन को अलग अलग बनाती है, सेपरेटली बनाती है एक्सट्रैक्ट करके, और उसके बाद उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड करके क्रिएट करके उन्हें एक साथ जोड़ देती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जीन थेरेपी क्या होती है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोसिस्ड इन अ चाइल्ड और अ एम्ब्रियो। मीन्स जीन थेरेपी क्या है, एक बेसिकली जीन में एक टाइप का डिफेक्ट होता है जो जिसे हम अगर जब बच्चा छोटा रहता है या फिर एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होता है, अगर तभी उसे क्योर किया जाए तभी इसका जो इलाज है वो पॉसिबल है, वरना बड़े होने के बाद इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। दिस मेथड इज़ अप्लाइड इन अ पर्सन विद अ हेरिडिटी डिजीज़। ये एक हेरिडिटी डिजीज़ है, मीन्स डिजीज़ विच कैन बी पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मीन्स पापा को है तो बच्चे को भी आ सकता है। इन दिस मेथड जीन आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज। इसमें क्या होता है, जीन को बेसिकली जब बच्चा एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होता है, छोटा होता है या फिर छोटा होता है या एम्ब्रियोनिक फॉर्म, ये इन दोनों टाइप में भी ये क्योर हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, पर्सन के जीन को रिप्लेस करके जो नया जीन रहता है उसको इंसर्ट कर देते हैं एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीजेस।
नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। The correction of gene defect involve delivery of a normal gene into individual or embryo to take over function of a compensate और नॉन फंक्शनल जीन। इसमें क्या होता है कि जो नॉन फंक्शनल जीन होता है उसकी जगह पे एक नॉर्मल जीन जो होता है वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में ही बच्चे के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि बच्चा अच्छे से वर्क करे। ओके तो जो नेक्स्ट देखेंगे हम उसमें हम देखेंगे कि द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज डन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विथ एडिनोसाइन डीएमाइनेस ADA डिफिशियंसी। तो ये फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो थी वो 1990 में 4-year-old गर्ल पे हुई थी। उस बच्चे में ADA डिफिशियंसी थी। ADA डिफिशियंसी जिसको होती है उसकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, जिसको हम स्किड भी बोलते हैं, सीवर कंबाइंड इम्यूनियो डिफिशियंसी बोलते हैं उसको। बेसिकली ADA जिसको होता है उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिसकी वजह से उसको फंक्शन करने में बहुत दिक्कत आती है। This disorder is caused due to the deletion of a gene for adenosine deaminase that is essential for immune system to function। तो ये डिसऑर्डर क्यों होता है? क्योंकि इसमें वो जीन एब्सेंट होता है, डिलीट होता है जो एडिनोसाइन डीएमाइनेस को रोकता है। वो जीन ही एब्सेंट होता है जिसकी वजह से बच्चे का इम्यून सिस्टम होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है? बेसिकली इसमें जो ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है इसमें क्या होता है, इंजेक्शन दिया जाता है हर 90 डेज में इन फॉर्म ऑफ ADA। इसमें ये पॉलीफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होता है। रिप्लेसमेंट थ्योरी में क्या होता है, हर 90 डेज में हर 90 दिन पे इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें लिम्फोसाइट की पॉलीफरेशन होती है। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसमें बार बार हर 90 डेज पे आपको इंजेक्शन लेते रहना होगा। इन विच फंक्शनल ADA इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। पहली बात तो डोनर मिलना बहुत मुश्किल होता है। डोनर मिलने के बाद आपको उसमें ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। MHC होता है एक मेजर हिस्टो कंपेबिलिटी टेस्ट होता है। HCl मैच होना चाहिए, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच होना चाहिए। तो इसमें ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती है बोन मैरो मिलने के बावजूद भी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। ये इंजेक्शन भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये हर 90 डेज पे आपको लेना रहता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर जीन थेरेपी, बट दिस इज़ नॉट ऑल्सो अ परमानेंट सॉल्यूशन, आपको याद रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। In gene therapy method, lymphocytes from blood of a patient are grown in a culture medium outside of a body. A functional ADA cDNA is then introduced into these lymphocytes and returned to the patient. In this method of periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte is needed. If gene isolation from bone marrow cell producing ADA is introduced into cell at embryonic stage, it could be permanent cure। तो इसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि जीन थेरेपी मेथड में जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट, उस लिम्फोसाइट को ब्लड से निकाल के पेशेंट के ग्रो किया जाता है कल्चर मीडियम में, बाहर आउटसाइड लैब में उसको ग्रो किया जाता है। एक फंक्शनल ADA और cDNA उसमें डाला जाता है उस लिम्फोसाइट में और फिर उसको उस पेशेंट के अंदर रिटर्न करके वापस उस पेशेंट के अंदर डाल दिया जाता है। इन दिस मेथड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, इसमें आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइड उसमें बेसिकली ADNA और cDNA डाल के चाहिए होता है ताकि आप उस पर्सन के अंदर डाल दो। इफ जीन आइसोलेशन फ्रॉम बोन मैरो सेल इज प्रोड्यूसिंग ADNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन सेल। बेसिकली ये काम आपको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करना होगा। जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा
तभी ये काम कर सकते हैं और तभी ये एक परमानेंट क्योर होगा। अदरवाइज ये काम भी मतलब बच्चा जब डिलीवरी बच्चे की होने के बाद, बच्चा बड़े होने के बाद अगर इस टाइप का काम किया जाता है तो वो परमानेंट क्योर नहीं होगा। लेकिन जब अगर आप बच्चा जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा तभी ये कर दिया जाएगा, तो इट विल बी अ परमानेंट क्योर। आगे देखते हैं क्या लिखा हो। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस सच एज सीरम और यूरिन एनालिसिस is not able to early detection of disease causing pathogen or virus. Following method can be used to diagnose earlier. मीन्स बहुत सारे ऐसे डायग्नोसिस टेस्ट है जैसे सीरम और यूरिन एनालिसिस, लेकिन इससे जो होता क्या है कि जो भी डिजीज़ होती है इसमें अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता है कि ये पर्सन को मान लीजिए एड्स है, तो सीरम और यूरिन एनालिसिस से किसी भी ऐसी चीज़ों से ये डिटेक्शन जल्दी पता नहीं हो पाता है कि आप पर्सन इज सफ़र फ्रॉम एड्स। तो इसके लिए फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू डायग्नोस अर्लियर। ये सारे मेथड से अर्लियर मीन्स पहले ही आप डायग्नोस कर सकते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इन ये 3 ऐसे मेथड्स हैं जिनसे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है। आगे देखते हैं। Symptoms of disease appear only when concentration of pathogen get increased significantly. Low concentration of bacteria and viruses can be detected by means symptoms of disease किसी भी डिजीज़ के सिम्टम्स कब जल्दी पता चलेंगे? जब पैथोजन बॉडी में बहुत जल्दी ग्रो होने लगेगा और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करेगा, तभी तो पता चलेगा कि आप पर्सन इज सफ़र फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीज़। अगर कोई भी टेस्ट ना करवाया जाए तो उसके बाद लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। लेकिन पीसीआर की मेथड ऐसा है, पीसीआर मेथड जिसकी वजह से अर्ली डिटेक्शन अब पॉसिबल हो पाया है। इट डिटेक्ट द म्यूटेशन इन अ जीन इन कैंसर पेशेंट। मतलब कैंसर पेशेंट में कितना जीन म्यूटेशन हो रहा है ये बहुत जल्दी इससे पीसीआर से पता हो पाता है। PCR is routinely used to detect the HIV in suspended AIDS patient। मतलब PCR जो होता है वो रूटीन चेकअप के लिए जब भी कोई HIV एड्स पेशेंट जाता है तो HIV का डिटेक्शन करने के लिए PCR बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड यूजिंग PCR टेक्निक। कोई भी पर्सन को, कोई भी बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो PCR टेक्निक की वजह से बहुत ही जल्दी अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं। A single stranded DNA or RNA having radioactive molecules is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of a cell, followed by detection using autoradiography. The clone having the muted gene will not appear on the photographic film। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए होता है उनके अंदर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइब्रिडाइज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, जिसकी वजह से क्लोनिंग ऑफ सेल होता है, जिससे अर्ली डिटेक्शन ऑटो रेडियोग्राफी, जिसको हम एक्सरे बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सरे क्या होता है? इसकी वजह से अर्ली डिटेक्शन हो पाती है। द क्लोन हैविंग द म्यूटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। लेकिन उसमें जो क्लोन म्यूटेड जीन रहता है वो उसकी फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं हो पाता है। एलिजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एलिजा होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। जो किस पर्सन के अंदर कौन सा पैथोजन इन्फेक्शन किया गया है ये डिटेक्ट करने के लिए उसके अंदर कौन सा प्रोटीन बन रहा है, कौन सा ग्लाइको प्रोटीन बन रहा है, इसके हेल्प से एलिजा पता कर सकता है। और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट पैथोजन, या फिर उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी देकर उसकी मदद से भी पता कर सकते हैं कि विच पर्सन इज सफर्ड बाय विच टाइप ऑफ डिजीज। ट्रांसजेनिक एनिमल्स देखते हैं। एनिमल दैट have had their DNA manipulated to process and express a foreign gene are known as transgenic animal। Means ऐसा एनिमल
जिसके जीन को मैनिपुलेट कर दिया जाए और उसके अंदर फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया जाए, तो उसी को हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। जिसमें एक एग्जाम्पल आपका होता है डॉली। एक एग्जाम्पल होता है क्या? डॉली। डॉली क्या है? एक सोमैटिक क्लोन है। सोमैटिक क्लोन, एक सोमैटिक क्लोन है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है, बार बार पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा ट्रांसजेनिक माइस, रैट, रैबिट, पिग, शिप, काऊ, फिश हैव बीन प्रोड्यूस। इतने सारे एनिमल्स भी ट्रांसजेनिक माइस, रैट, रैबिट, पिग, शिप, काऊ एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। कॉमन रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्या रीजंस है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल के डेवलपमेंट के पीछे, क्या रीजंस है उसको हम देखेंगे। Normal physiology and development. They are designed to allow the study of gene regulation, their effect on normal function of the body by introducing genes from other species that alter the formation of this factor, and studying in biological effect that results. बेसिकली क्या होता है कि इसमें ग्रोथ हार्मोन और रिसेप्टर्स भी निकलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि जो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट होता है, दे आर डिज़ाइन टू अलाउ द जीन स्टडी ऑफ जीन। इसमें स्टडी ऑफ जीन्स और उनके रेगुलेशंस, उनके क्या इफ़ेक्ट है हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन पे, क्या इफ़ेक्ट है, उनको हमारे नॉर्मल बॉडी के जीन में इंट्रोड्यूस करके, क्या एनिमल्स के नॉर्मल बॉडी के जीन में इंट्रोड्यूस करके डिफरेंट फॉर्मेशंस के फैक्टर्स, उनके क्या क्या बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, ये देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ डिजीज़। डिजीज़ को स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं। अ नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट आर डिज़ाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। मीन्स ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें कैसे जीन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए, कैसे डिजीज डेवलपमेंट के लिए हम जीन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर डिजीज लाइक कैंसर, सिस्टोसिस, फाइब्रोसिस, अल्जीमेयर डिजीज इटीसी। तो बाकी इन सब डिजीज़ को क्योर करने के लिए ऐसे मतलब स्टडी ऑफ जीन करने के लिए ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ किया जा रहा है। आगे देखते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। Transgenic animal that produce useful biological product can be created by the introduction of portion of DNA gene which code the particular product, such as human protein, alpha antiripsin ripsin used to treat emphysema. The first transgenic cow, Rosie, produced human protein enriched milk, alpha lactobumin, which is 2.4 ग्राम पर लीटर। मीन्स ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ये बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स भी देते हैं। जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय द ये कैसे क्रिएट किए? उनके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ जीन, उनके जीन को मैनिपुलेट करके एक नए तरीके के एनिमल्स को क्रिएट किया गया है। जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन डाला गया है उसके अंदर, अल्फा 1 एंटीराइनम, जिसको हम ट्रीट करते हैं, एम्फीसाइमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका फेमस जो इसमें एग्जाम्पल है, वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ जो है वो रोजी है। रोजी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये प्रोड्यूस करता है ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क। मीन्स जो नॉर्मल काऊ के मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, उसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। इसमें अल्फा लैक्टोब्यूमिन पाया जाता है। ये 2.4 ग्राम पर लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है। नाउ डी देखेंगे वैक्सीन सेफ्टी। Transgenic mice are developed for use testing the safety of vaccine before they used on human. Polio vaccine was tested on transgenic mouse and then on monkey. Means ये जो transgenic animals है, वैक्सीन वगैरह के टेस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस जो होता है, वो उसको डेवलप किया गया ताकि हम पोलियो की वैक्सीन को उस पर टेस्ट कर सकें। तो फर्स्ट टाइम जो पोलियो की वैक्सीन टेस्ट हुई थी, तो वो
ट्रांसजेनिक माइस पे हुए थे, उसके बाद मंकी पे टेस्ट किया गया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में कैसे यूज़ होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मीन्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड कैरी जीन्स, मीन्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो उनको ज़्यादा सेंसिटिव और टॉक्सिक सब्सटेंस देने में प्रोड्यूस करते हैं देन अदर नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के मुकाबले। मीन्स सिंपल भाषा में क्या होता है, जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनके जो जीन्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव और टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के कंपैरिजन में। इट गिव्स द रिजल्ट इन लेस, जिसकी वजह से लेस टाइम में क्या होता है, एथिकल इशू। एथिकल इशू देखते हैं क्या है। इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप द ऑर्गेनाइजेशन सच एज गेक, जिसको हम कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, which make decision regarding to the validity of GM research and safety introducing to GM organism for public services। मीन्स ये गैक एक कम्युनिटी है जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि कोई भी अगर आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे किसी भी टाइप की वैक्सीन आप किसी भी एनिमल पे यूज़ करते हैं तो आपको पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी गैक से कि हाँ हम ये वैक्सीन टेस्ट करना चाहते हैं, ये हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, हम इस पर टेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको वो करने से पहले आपको गैक से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम ये करना चाहते हैं। इनके परमिशन जब अप्रूवल मिल जाएगा इनका, उसके बाद ही आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बायो पेटेंट क्या होता है। अ पेटेंट इज द राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर to prevent other from making commercial use of his invention. Now patent are granted for biological entities for the product derived from biological resources। मीन्स बायो पेटेंट बेसिकली क्या है कि जिस गवर्नमेंट के साइंटिस्ट ने बेसिकली जिस कंट्री के साइंटिस्ट ने कोई भी चीज़ को अगर डेवलप किया है तो उस एरिया के परमिशन के बगैर कोई और कंट्री के लोग उस चीज़ को उस बेसिकली उस कोई भी नई चीज़ को वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक उस कंट्री के परमिशन नहीं मिल जाती है ना। बायो पायरेसी क्या है, ये बेसिकली बहुत ही आप बेसिकली हिंदी में बोलो तो अपने हमारे रिसोर्सेज को हमारी परमिशन के बगैर यूज़ करना ही बायो पायरेसी। इसको हिंदी में बोलो तो चोरी चकारी बोलिए आप, इसको चोरी चकारी ही बोलते हैं। ऐसे आप लिखोगे तो याद रहेगा चोरी चकारी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इन द टर्म्स यूज टू रिफर द बायो रिसोर्सेज दैट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज and other organization without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment। मीन्स किसी भी कंपनी के बायो रिसोर्सेज को यूज़ करना उनके प्रॉपर ऑथराइजेशन के बगैर, उनके परमिशन के बगैर और बिना कोई कंपनसेशन पे किए ही बायो पायरेसी कराती है। मीन्स आप किसी के सामान को ले रहे हैं उनसे पूछे बगैर और उनके सामान का कंपनसेशन पे किए बगैर आप किसी के सामान को लेके जाके यूज़ कर रहे हैं तो इसी को बायो पायरेसी करेंगे। बेसिकली आप चोरी कर रहे हैं। तो आगे एग्जाम्पल्स में देखते हैं कैसे दिया हुआ है। इन 1997 American company got patent right on basmati rice through the US Patent and Trademark Office. This allowed the company to sell new variety of basmati in US and abroad. The new variety of basmati has actually derived from Indian farmers' varieties. Indian basmati was crossed with the semi-drop varieties and claimed as the invention of or novelty। बेसिकली क्या होता है कि 1997 में जो अमेरिकन कंपनी थी वो बासमती राइस को यूएस ले जाती है और सेल करती है अपने बासमती। वो करते क्या है कि इंडिया के फार्मर से बासमती राइस को चुरा लेते हैं। चुराते क्या है, बेसिकली बिना हमसे पूछे लेके जाते हैं हमारे बासमती राइस को और उसको एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करवा देते हैं और फिर उसको ग्रो करके बोलते हैं कि हमने नई वैरायटी की बासमती राइस को इन्वेंट किया है और फिर उसे सेल करने लगते हैं।
बेसिकली वो बासमती राइस इंडिया की थी. इंडियन फार्मर्स हैव बीन डेवलप्ड दैट वैरायटी ऑफ बासमती राइस. नाउ आगे देखते हैं. Several attempts have also been made to patent uses, product and processes based on Indian traditional herbal medicine. Example turmeric, neem. बेसिकली वो ऐसे भी कुछ और ऐसे सामान भी यहाँ इंडिया से लेके गए थे, जैसे टर्मरिक और नीम भी हो गया. लेकिन अब इंडियन फार्मर और इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि इंडिया से कोई भी अगर सामान लेके जाता है तो उसके लिए कंपनसेशन पे करता है. तो ये हमारा चैप्टर था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. एंड थैंक यू सो मच वंस.